मतदान होगा, वोटिंग होगी। ये जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। ये बड़ी जानकारी है। तो 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उसमें हरियाणा में छठे फेज में आपको बता दें कि जो वोटिंग है वो की जाएगी 25 तारीख यानी कि 25 मई को इसके लिए वोटिंग होनी है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। छठे फेज में आपको बता दें कि हरियाणा में ये जो वोट है वो कास्ट किया जाएगा। तो 25 मई को ये मतदान होगा हरियाणा में। ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर। तो हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी। छठे फेज में ये मतदान होगा। लोकसभा चुनावों को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में 25 मई को ये वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से अभी ये जानकारी दी गई है। सभी 10 सीटों पर 25 मई को ये मतदान होगा। छठा फेज होगा और 25 मई को ही करनाल सीट पर भी उपचुनाव होगा। यानी कि जो बाई इलेक्शन होने हैं विधानसभा का, करनाल की सीट का, उस पे भी 25 मई को ही उपचुनाव होगा। यानी कि वहां पर भी 25 मई को ही वोट कास्ट होगा। ये बड़ी जानकारी है क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जहां जहां भी बाई इलेक्शन होने हैं वो उसी दिन होंगे जहां पर वोट कास्ट हो रहा होगा। तो आज 25 तारीख को आपको बता दें कि यहां पर वोट कास्ट 25 मई को जो किया जाएगा छठे फेज में। उसी दिन करनाल में भी जो बाई इलेक्शन है उसके लिए भी मतदान होना है। तो ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में छठे फेज में मतदान होना है और 25 मई को इसके लिए वोटिंग होगी। साथ ही साथ करनाल सीट पर जो उपचुनाव होना है वहां पर भी 25 तारीख को ही मतदान होना है। तो 10 सीटों पर 25 तारीख को मतदान होगा। ये बड़ी जानकारी है। 25 मई को करनाल सीट पर भी उपचुनाव होगा। छठा फेज है जिसमें मतदान हरियाणा के अंदर होना है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 फेज में पूरे देश के अंदर आपको बता दें कि ये जो इलेक्शन है होंगे, लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 7 चरणों में होने हैं। काउंटिंग की अगर आप बात करें यानी कि जो चुनावी नतीजे हैं तो वो 4 जून को आने हैं। लेकिन हरियाणा जो कि 6th फेज में यानी कि छठे चरण में यहां पर मतदान होना है 25 तारीख, उसके लिए चुनाव आयोग की ओर से घोषित की गई है। तो 25 तारीख को हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर ये मतदान होगा और साथ में बाई इलेक्शन जो होना है करनाल सीट पर वो भी 25 तारीख को ही होगा और उस दिन उपचुनाव के लिए भी वोट 25 तारीख को ही डाले जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। छठे फेज में हरियाणा के अंदर ये वोटिंग होगी। 25 मई को ये वोटिंग होनी है। छठे फेज में ये मतदान होगा। सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। टोटल अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर 7 चरणों में, जैसे कि 2019 में आपने देखा था कि 7 फेज में देश में चुनाव हुए थे, उसी तरह से 7 चरण में पूरे देश के अंदर ये चुनाव होंगे जिसमें छठा फेज होगा जब हरियाणा में ये मतदान होगा। यानी कि 25 मई को हरियाणा के अंदर ये पोलिंग होगी। 25 तारीख को हरियाणा वासी अपने 10 के 10 जो लोकसभा सीटें हैं उसके लिए मतदान करेंगे। इसके अलावा करनाल की सीट जो कि अभी खाली हुई है, हाल में ही आपने देखा कि मनोहर लाल ने उस सीट को छोड़ा है और ऐसे में अब वहां पर भी जो बाई इलेक्शन है वो कंडक्ट होने हैं। तो 25 तारीख को ही करनाल की सीट के लिए भी, विधानसभा की जो सीट है वहां पर भी मतदान 25 तारीख को ही होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनावी नतीजों की अगर आप बात करें तो फिर ये 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। यानी कि 4 जून को यह तय होगा कि लोकसभा में किसकी जो सरकार है यानी कि देश में किसकी सरकार है वो बन रही है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 7 चरणों में इस बार भी लोकसभा के चुनाव होने हैं। 4 जून को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। 24 में और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अतुल, आज तारीखों का ऐलान हो गया, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। अगर हम लोग हरियाणा की स्पेसिफिकली बात करें तो छठे फेज में यहां पर मतदान होना है। छठे फेज में यानी कि 25 तारीख को यह मतदान होगा और करनाल सीट के लिए भी जो बाई इलेक्शन होना है उस दिन भी वोट 25 तारीख को ही किया जाएगा। कैसे इसको देखा जाए और क्या जानकारी? देखिए, वाकई आयुष, बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कितने फेज चलिए, कुछ तकनीकी समस्या और संपर्क टूट गया, हम दोबारा से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्योंकि पूरे देश की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई थी कि आखिर जो तारीखें हैं उसका ऐलान कब होना है और किस तरीके से और कितने फेज में ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। वो सब तस्वीर अब स्पष्ट हो चुकी है क्योंकि डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चुनाव आयोग की आप देख रहे हैं जिसमें ये जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा दी गई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 7 चरणों में ये जो चुनाव है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें छठे फेज में आप देखेंगे कि हरियाणा में यानी कि 25 तारीख को ये मतदान
छठे फेज में होगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। अतुल प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, 25 तारीख को मतदान होना है हरियाणा में छठे फेज में। करनाल के लिए भी बाई इलेक्शन होना है 25 तारीख को, वहां पर भी वोट डाला जाएगा। कैसे देखा जाए? मैं यही कह रहा था कि पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था कि चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वहां पर जो घोषणाएं होंगी उसके मुताबिक अब चुनावी समर में हम उतर जाएंगे, और इसका ऐलान अब हो चुका है। और हरियाणा के लिहाज से स्पेसिफिक आपने पूछा तो छठवें फेज में को रखा गया है, जहां पर लोकसभा का और एक सीट जिसका आपने जिक्र किया कि वहां पर उपचुनाव होना है, तो वहां विधानसभा का उपचुनाव भी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस सीट से छोड़ने के बाद उस सीट को अब वहां पर उपचुनाव भी कराया जाना है। तो देश के तमाम जगहों पर कुछ उपचुनाव भी होने हैं, कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और साथ में लोकसभा का चुनाव। और बहुत प्रमुख होगा कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ आप देखिए कि हरियाणा की उस सीट पर जब उपचुनाव होगा तो वहां की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि वहां पर एक विधानसभा के हिसाब से भी कैंडिडेट पार्टियां उतारेंगी और बड़ा रोमांचक मुकाबले की उम्मीद वहां पर की जा सकती है। नायब सिंह सैनी जो कि मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से, क्योंकि हमको बाई इलेक्शन में मैदान में जाना होगा, क्योंकि उन्होंने पद की शपथ ले ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो अब यहां पर एक तरफ मुकाबला होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जब करनाल सीट से होंगे तो उनके लिए कितना सफर मुश्किल या कितना आसान होगा। दूसरा कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जब वो वहां पर मैदान में होंगे तो उनके सामने दूसरी पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, कौन बड़ा चेहरा होगा और उसकी तस्वीर क्या होगी। तो मुकाबला बड़ा रोमांचक होने वाला है, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में। आयुष बिल्कुल अतुल, और इसके अलावा अगर हम लोग एक चीज और इसमें गौर करें तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उस दौरान जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के बहुत विस्तार पूर्वक कहा कि जो स्पीचेस आप लोग देते हैं या जिस तरह का आप लोगों के बीच में एक तरीके की जो बात में आप लोग एक तरीके से उलझ जाते हैं या जिस तरह के शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा उस पर आप लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। और साथ ही साथ कंडक्ट कैसे इसको करवाएंगे इसको भी बड़ा डिटेल में बताया है कि पारदर्शी चुनाव होगा। इसको किस नजरिए से देखा जाए? बिल्कुल सही सवाल है आयुष आपका, बहुत अच्छी बात आपने गौर की कि देखिए जब चुनाव आयुक्त ने अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि हम 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, बारीक से बारीक हमने इस पे अध्ययन किया। देश में इस तरह का चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम उसको बारीकी से आगे संपन्न कराते हैं। उसके साथ ही इस बार जो बहुत अच्छी बात रही है कि साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हेट स्पीच, पर्सनल अटैक, इन चीजों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहेगी, आप ना करें। पहले से एक तरीके से चुनाव आयोग ने हिदायत दी है। हमने देखा है कि कई बार ऐसी हिदायतें मिलने के बाद भी बाज नहीं आते हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, पर्सनल अटैक होते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार बहुत स्पेसिफिक इस बात पर फोकस किया कि आपको राजनीति में प्रचार करने का, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का अधिकार है, लेकिन पर्सनल अटैक करना, सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी। वहां पर कोई अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। उसके साथ साथ हेट स्पीच की एक मर्यादा होती है, कोई भी आप स्पीच करिए, आरोप प्रत्यारोप लगाइए कि वो हेट स्पीच में तब्दील ना हो जाए। तो ये अपनी तरफ से चुनाव आयोग ने स्पेसिफिक इस बार संदेश दिया है कि हमारी निगाह रहेगी, हम पहले से हिदायत दे रहे हैं, अगर इसकी पालना नहीं की गई तो फिर सख्त एक्शन भी हो सकता है। और ये देश की मांग रही है। हमेशा हमने चुनाव में देखा और तमाम बड़े नेताओं को हमने देखा, उनका कहना होता था कि अगर आरोप प्रत्यारोप भी करना है तो आप मर्यादा में रहकर आरोप प्रत्यारोप करिए, आप एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाइए, आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति की मर्यादा टूट न जाए, वहां पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना हो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, ठेस पहुंचे। और ये चीजें ऐसी हैं जो कि स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए आपने जब इस बात का जिक्र किया तो इसको फोकस में रखने की जरूरत भी है और इस पर आगे हमारी भी निगाह रहेगी कि इस हिदायत के बाद भी कौन सुधरा, कौन नहीं। अतुल, आपने कहा कि इस पर निगाह रहेगी, तो एक चीज मैं थोड़ा सा है। इसमें और समझना चाह रहा हूं, जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने सबसे अंतिम में मीडिया के साथ भी और पत्रकारों से भी उन्होंने अनुरोध किया कि देखिए आप लोग लोगों को निकालिए घरों से बाहर जो लोग वोट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज जो देख रहे हैं 14 के बाद, उसके बाद 19 और उसके बाद 2024, वो बढ़ना चाहिए। ये चुनाव आयोग का भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रयास था। एक तो हम लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी पत्रकारों के ऊपर जो उन्होंने डाली, और दूसरा ये कि इसको लेकर के भी बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि जो कुछ इस तरह की हेडिंग्स चल जाती हैं जिसमें कुछ किसकी लहर इसकी लहर, उसके लिए अगर आपको करना है ऐसा तो आप उसमें लिखें कि ये एडवर्टीजमेंट है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की बात है कि मीडिया के लिए भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, हमें भी अपनी मर्यादा को ख्याल रखना होता है। और हम अगर किसी का प्रचार कर देते हैं तो वो अपने आप में वो कंडक्ट के खिलाफ जाता है। इसलिए आप किसी की लहर ना कहें, आप किसी के पक्ष में एक पक्ष की बात ना कहें, और अगर वो एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है तो इसको भी हमें देखना होगा, समझना होगा। उसके साथ ही अब देखिए कि इस बार ना सिर्फ मीडिया के लिए, ना सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए, उनके नेताओं के लिए
उसके साथ ही आप देखिए कि जो वोटर्स हैं उनके लिए भी चुनाव आयोग ने व्यापक व्यवस्था की है। एक तरफ जैसा आपने बताया कि हमारी एक जिम्मेदारी ये भी तय की है कि जो लोग वोट करने के लिए नहीं निकलते हैं उनको हमें बाहर भी निकालना है, हमें भी उनके लिए उनको चलिए अतुल, मैं आपको रोकूंगा। दूसरा, फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा में छठे फेज में मतदान होगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 मई को वोटिंग होनी है हरियाणा के अंदर, और 25 तारीख को आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर मतदान होना है। तो 10 सीटें जो लोकसभा की हैं उसके लिए भी, और साथ में करनाल में भी बाई इलेक्शन होने हैं, और वहां पर भी आपको बता दें कि उस पर भी 10 तारीख को ही जो मतदान है वो किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब सीधे रुक कर लेते हैं दीपक का हमारे साथ, हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, इंतजार था बहुत देर से, हम लोग ये कह सकते हैं कि लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे कि आखिर चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो कितने चरणों में ये इलेक्शन कंडक्ट होने हैं और क्या रहने वाला है, इस पर लगातार सबकी निगाहें थी। पूरा देश जानना चाह रहा था। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है 7 चरणों में मतदान होगा, जैसे कि 2019 में हुआ था। और हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो छठे चरण में यहां पर वोटिंग होगी 25 तारीख को, और करनाल में भी बाई इलेक्शन 25 तारीख को ही होगा। कैसे इसको आप देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें यूं तो 19 अप्रैल से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अलग अलग चरण है, अलग अलग राज्यों में 7 चरण में है। 7 चरण 2019 में भी 7 चरण में मतदान हुआ था, इस बार भी 7 चरण में मतदान जो है वो हो रहा है। और 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून वो दिन जब लोकतंत्र के इस महापर्व में जो मतदान होगा उसके नतीजे सामने आएंगे। मतगणना होगी 4 जून को। केंद्र में कौन पहुंचेगा उसको लेकर के उस दिन निर्णय हो जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें हरियाणा की बात करें तो 25 तारीख हरियाणा के लिए 25 मई जो छठा चरण है, छठे चरण में चुनाव होना है। 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में एक साथ एक चरण में 25 मई को चुनाव होना है। 25 मई को जहां एक साथ हरियाणा में 10 लोकसभा को लेकर के चुनाव होना है तो वहीं एक विधानसभा भी है। एक विधानसभा है करनाल की। करनाल जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद विधानसभा सीट से भी अपनी करनाल से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अब। तो ऐसे में जहां 10 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होगा, तो वहीं अगर बात करें एक विधानसभा सीट को लेकर के उपचुनाव भी है हरियाणा में 25 मई को ही। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आज की देर हमने जब चुनाव आयोग की ये प्रेस वार्ता सुनी, राजीव कुमार जब प्रेस वार्ता करे थे उन्होंने तमाम बातें रखी कि 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं। 2019 में अगर कंपेयर करें तो तकरीबन 90 करोड़ मतदाता थे, आज वो 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं। यही आंकड़ा अगर हम बात करें 84 करोड़ मतदाता थे 2014 में, करीबन 6 से 7 करोड़ तब बढ़े थे। और यही आंकड़ा अब है कि 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं जिनको अपने मताधिकार का उपयोग करना है। और सबसे ज्यादा एक इच्छा होती है युवाओं की। युवाओं में बात करें वो लोग जो पहली बार मत करेंगे, ऐसे भी 1 करोड़ 82 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार अपने, यानी कि जिनकी उम्र 18 वर्ष अभी पार करी है, ऐसे मतदाता भी होंगे जो पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और लोकतंत्र के इस महापर्व की ये परीक्षा की तरीके हैं जो 7 चरण में परीक्षा होगी। ये परीक्षा है राजनीतिक दलों की, ये परीक्षा है तमाम। वैसे भी बड़ा एक काम ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों यूथ पर बड़ा फोकस रहता है। तो इसलिए ये जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं, थोड़ा इस पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दीपक, जिसका शुरुआत में आपने जिक्र किया, करनाल की सीट। एक तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें सारी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन करनाल इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि एक तरफ हमको वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री दिखेंगे बतौर सांसद के तौर पर वहां पर चुनाव में लड़ते हुए, तो दूसरी ओर अब वहां पे बाई इलेक्शन होगा तो प्रदेश के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो चेहरा होंगे, और अब विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा इस पर भी निगाह होगी। क्या करनाल बड़ा हॉटस्पॉट बनता हुआ आपको दिख रहा है, और इस पर अब पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी कि करनाल में क्या हो रहा है दीपक? जी बिल्कुल, हरियाणा का ये चुनाव इस बार कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहने वाला है। सबसे ज्यादा करनाल को लेकर के बात करेंगे जो हॉटस्पॉट हो जाएगा, क्योंकि एक मौजूदा मुख्यमंत्री जो है अभी हैं, उनको विधानसभा का उपचुनाव लड़ना है। उपचुनाव लड़ना है तो वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री को खुद भी जो चुनाव लड़ना है लोकसभा के मतदान के साथ उनका भी अगर बात करें विधानसभा को लेकर के चुनाव होगा, मतदान होगा, उस दिन उपचुनाव होगा। जो है नायब सैनी को ही उम्मीदवार बनाया जाना है, क्योंकि वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं और सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। अब उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, तो उसके लिए 25 मई यानी छठा चरण जिस दिन लोकसभा का चुनाव है, उसी दिन जहां पूरे प्रदेश के अंदर 10 लोकसभा के अंदर लोग सांसद के लिए चुनाव करेंगे, तो करनाल विधानसभा ऐसी होगी
जहां के लोग, करनाल विधानसभा के लोग अपने सांसद के लिए भी मतदान करेंगे और अपने विधायक के लिए भी करेंगे। सांसद के तौर पर अगर बात करें तो अभी कांग्रेस अपना उम्मीदवार का नाम ऐलान करेगी, अन्य दल भी करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको अपना उम्मीदवार वहां से बनाया है। विधानसभा के लिए भी बात करें तो बीजेपी नायब सिंह को ही उतारेगी। तो करनाल विधानसभा ऐसी होगी जो एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में कितने उनको वोट देना है या नहीं ये तय करेगी, तो साथ साथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उसको भी विधानसभा में पहुंचाने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। अगर बात करें तो काफी अहम हो जाता है लोकसभा और विधानसभा, वो सबसे हॉट सीट है। उसके बाद अगर और हम सीटों के लेकर बात करें जहां कड़ा मुकाबला देखा जाएगा, रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे जो है दीपेंद्र हुड्डा, जो अभी राज्यसभा में है, 2019 में कुछ मतों से हार गए थे। इस बार लगभग तय है कि कांग्रेस उन्हीं को वहां से उम्मीदवार बनाए। तो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के उनको भी कहना कि अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर के उस दिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी साख रहेगी। हालांकि यूं तो 9 लोकसभा में कांग्रेस को अपना दम दिखाना है, क्योंकि एक पर तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। तीसरी एक सीट की बात करें, कुरुक्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां से इनेलो से अभय चौटाला भी आ सकते हैं। ये तमाम अभी नाम सामने आएंगे। लेकिन सबसे हॉट सीट की बात करें, सबसे ज्यादा जिले ऐसा जो चुनावी तौर पे सबसे ज्यादा नजर सबकी रहेगी, वो रहेगा करनाल लोकसभा। बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं और करनाल पर ही नजर रहेगी, क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा ना कि वो एक तरीके से राजनीति का एक हॉटस्पॉट बनता हुआ तो कम से कम दिखेगा और हरियाणा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण होगा। दीपक आप बने रहिए, हमारे साथ विपिन परमार इनपुट एडिटर भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। विपिन, इंतजार था पूरे देश को चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, स्पष्ट हो चुका है। छठा चरण अगर हम लोग देखें तो हरियाणा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 25 तारीख को मतदान होना है। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, बिल्कुल आयुष, हरियाणा की जनता लगातार इस पत्रकार वार्ता का इंतजार कर रही थी, क्योंकि 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव जो होना है, ऐसे में न केवल जनता बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की भी नजर थी, क्योंकि ये चरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि एग्रीगेरियन स्टेट है हरियाणा, और ऐसे में फसल की कटाई का जो समय रहता है उस फेज से निकलकर अगर बात करें जो 25 अगर बात करें अप्रैल की जो समय दिया गया है, तो लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं वो फसलों की कटाई से ज्यादातर किसान जो है वो फ्री हो जाते हैं, यानी कि आप अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें सीईसी की ओर से जो है तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ तमाम गाइडलाइंस को भी बताने का काम किया गया है। यानी कि 25 अगर बात करें अप्रैल को, तो जो है जो तमाम अगर बात की जाए 10 की 10 लोकसभा सीटों की बात करें, 25 मई को माफ कीजिएगा, जो है वो चुनाव जो है वो निर्धारित किया गया है। छठा फेज है, छठे फेज में चुनाव जो है वो होना है। अब ऐसी परिस्थिति में जो है तमाम लोकसभा सीटों पर अब प्रचार का जोर जो है वो जोर पकड़ता नजर आएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक दल जिनकी ओर से उम्मीदवार अभी तक फील्ड नहीं किए गए हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6 कैंडिडेट उतारे जा चुके हैं, वही कांग्रेस की। चलिए विपिन, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मुझे लगा शायद कुछ तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त करवाते हैं। तब तक मैं रुक कर लेता हूं दीपक का। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एक एडवाइजरी जो हम लोग देख रहे थे अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की गई, जिसमें खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के ये कहा गया है कि उनको वो पूरी एडवाइजरी इस बार रिटन फॉर्म में दे दी गई, क्योंकि हम लोग देखते थे अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान या जब चुनाव कैंपेन चलते हैं तो बहुत सारी इस तरह की जो शिकायतें हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंचती थी, और उसके बाद लोग ये जानना चाहते थे कि उस पर एक्शन क्या हुआ है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग उसको लेकर के बड़ा सख्त है, क्योंकि एक पूरी एडवाइजरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जारी की गई। इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप दीपक? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे निर्देश पहले भी हुए थे चुनावों में कि कोई अगर अवहेलना करेगा, कोई अगर ऐसी हेड स्पीच देगा, कोई अगर किसी तरीके का इस तरीके की बयानबाजी रहती है, या कोई अगर अपना सही से जानकारी नहीं देगा अपने क्राइम रिकॉर्ड के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, अपने परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो उन पर कार्रवाई होगी। ये पहले कहा जाता था, लेकिन ये धरातल पर चुनाव के बाद अक्सर नजर नहीं आता था। लेकिन इस बार ये तमाम चीजें नजर आएंगी, तमाम जानकारियां होंगी, उनको देनी होंगी। बाकायदा बयानबाजी को लेकर के भी ध्यान रखना होगा। ये बात स्पष्ट यहाँ पर कही गई है कि ऐसी चीजों को भी ध्यान रखना है। ऐसे उम्मीदवार जो कि क्राइम रिकॉर्ड बैकग्राउंड के हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, क्यों वो उम्मीदवार उनको उनकी पार्टी ने बनाया, अगर वो किसी पार्टी से हैं तो उनकी पार्टी को भी एफिडेविट देना होगा कि आखिर क्यों
किसी और की बजाय नहीं, बॉस, उस आपराधिक बिल्कुल सही है प्रवृत्ति के दीपक। व्यक्ति देखिए, को क्योंकि उम्मीदवार बनाया। ट्रांसपेरेंट हो, अगर वो निर्दलीय ट्रांसपेरेंसी भी बनी चुनाव लड़ रहे रहे हैं तो चुनाव में, ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग का इस बार फोकस उस ओर और कुछ ज्यादा दिख रहा है। दीपक बने रहिए, विपिन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। बिल्कुल, जिस तरह से बता रहा था, क्योंकि जो तमाम तिथियां निर्धारित की गई हैं, 25 मई 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होना है, और ऐसे में कहीं ना कहीं निर्धारण जो किया जाता है वो तमाम चीजों को देखने के बाद किया जाता है। 25 मई तक, जिस तरह से मैं बता रहा था, क्योंकि हरियाणा मोस्टली एग्रीगेरियन इकोनॉमी पर बेस्ड है, और ऐसे में किसानों को कहीं ना कहीं वोट कास्ट करने को लेकर किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी ध्यान में रखा गया और 25 मई की तिथि जो है वो निर्धारित की गई, क्योंकि आपके फसल का ज्यादातर काम जो है अप्रैल महीने के अंत तक जो है वो समाप्त हो जाता है, या मई के फर्स्ट वीक तक जो है वो समाप्त हो जाता है। आप अपनी फसल जो है मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। तो लाजमी सी बात है, ये जो छठा फेज रखा गया है, ये पूर्ण निर्धारित तरीके से जो है कहीं ना कहीं सोच समझकर रखा गया है, ताकि किसान जो वोट कास्ट करने का अधिकार रखता है उसको जो है पूरा मौका मिले, वो फसल के काम से फ्री होकर जो है वो अपना वोट कास्ट कर सके। इसके अलावा मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल हैपनिंग्स की। अब जो है कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो है उनके लिए कुरुक्षेत्र के जैसा जो है वो तमाम माहौल बनता नजर आएगा। पार्टियों को अब जो है वो जल्द से जल्द अपने कैंडिडेट जो है वो फील्ड करने होंगे, क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो लाजमी सी बात है उन चेहरों को आगे करना बेहद जरूरी होता है, जो कि आपका चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार के तौर पर। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से कैंडिडेट जो है वो उतारे गए हैं। वहीं अगर बात करें प्रमुख विपक्षी दल की यानी कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से अभी 9 सीटों पर अभी तक जो है वो कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है कांग्रेस अपने कैंडिडेट चयन कर जो है वो 9 सीटों पर उतारने का काम करती है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 4 क्रूशियल और 4 हाई प्रोफाइल सीट्स में कहूं तो गलत नहीं होगा, जो 4 अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं उन पर उम्मीदवारी देखनी होगी, किस तरह से उनको जो है चयन करने की प्रक्रिया के बाद कब तक उम्मीदवार जो है वो उतारे जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में इनेलो भी है, इनेलो की ओर से भी कैंडिडेट जो है फील्ड किए जाने हैं, वो भी अब कैंडिडेट्स फील्ड कर लेंगे। वहीं सीईसी की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से स्पष्ट तौर पर जो गाइडलाइंस दी गई हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, पारदर्शिता के साथ साथ जो अवैध पैसा चलता है या बाकी चीजें रहती हैं उसको लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। सेंसिटिव पोल्स पर जो है वो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, बाहुबल नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलेगा, ये तमाम तरह की चीजें इंश्योर करने के लिए जो है कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। तो तमाम तरह की चीजें हैं, और खास तौर पर जो सबसे बड़ी बात इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने निकल कर आई है कि 85 साल के ऊपर के जितने भी दिव्यांग हैं उनके घर पर जाकर वोट कास्ट करवाने का काम ये पहली बार देश में होगा कि जो वोट कास्ट करने के लिए अमूमन जो तस्वीरें देखने को मिलती थी व्हील चेयर पर जो है वो दिव्यांग आया करते थे, लेकिन ये पहली बार है कि घर पर ही वोट कास्ट कराने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ अगर बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की या पैसे के लेन देन की या बाकी चीजें जिस तरह से रहती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से इस पत्रकार वार्ता में बेहद ही बारीकी के साथ तमाम तरह के इनिशिएटिव्स और कदम उठाने की जो बात की गई है। वहीं अगर बात करें तो एक बड़ा आंकड़ा 85 लाख के करीब फर्स्ट टाइम वोटर यानी कि 18 साल की युवतियां जो हैं जो पहली बार वोट करेंगी, ये बड़ा एक आंकड़ा है, और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो वोट करते नजर आएंगे। तो लाजमी सी बात है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, लोकतंत्र के लिए हवन की तरह है, और ऐसे में ये तमाम फर्स्ट वोटर्स भी अपने वोट के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं नई सरकार या सरकार बनाने में अपना योगदान जो है वो देते नजर आएंगे। जी आयुष, बिल्कुल विपिन, लेकिन एक चीज और थोड़ा सा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या करनाल आपको लग रहा है कि बड़ा दिलचस्प बना रहा है इस पूरे अगर इलेक्शन को हम लोग देखें, क्योंकि बाई इलेक्शन में पोल भी 25 तारीख को ही होना है और 2 बड़े चेहरे हमको हरियाणा के कम से कम वहां दिखेंगे, एक सांसद के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए और एक अभी जो बतौर मुख्यमंत्री हैं, और अब आगे उनके जो कैंडिडेट जो अपोजिशन में होंगे वो कौन रहेगा। क्या हरियाणा के अंदर करनाल एक तरीके से हम लोग देखें कि चर्चा का विषय बनने वाला है? देखिए, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इतिहास उठाकर आप देखें तो कुछ सीटें बड़ी हाई प्रोफाइल रहा करती थी। रोहतक की सीट ले लीजिए, हिसार की सीट ले लीजिए, अब लेकिन करनाल की अगर बात करें तो 2024 के रण के लिए ये सीट जो है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चाहे वो देश का पूरा चुनाव आप देख लें तो कहीं ना कहीं ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। एक तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इस सीट से विधायक थे, उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया और सीट ये छोड़ी गई किसके लिए? मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए। अब दोनों जो है वो करनाल
करनाल से पहले अगर बात करें एक ही दिन दोनों का चुनाव है। अब दोनों एक दूसरे के लिए प्रचार भी करते नजर आएंगे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल नायब सैनी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके लिए प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं नायब सैनी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है वो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक सांसद के तौर पर या जो उनकी उम्मीदवारी है लोकसभा चुनावों के लिए उसके लिए प्रचार करते नजर आएंगे। तो ऐसे में ये सीट काफी हाई प्रोफाइल हो चुकी है। अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी तक विपक्ष की ओर से कैंडिडेट इस सीट को लेकर जो है वो नहीं उतारे गए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है तो कांग्रेस की लिस्ट जैसे ही आएगी तो ऐसी परिस्थिति में देखना यह होगा कि विधानसभा यानी कि बाय इलेक्शन के लिए कौन सा कैंडिडेट उतारा जाता है कांग्रेस की ओर से और लोकसभा के लिए किस चेहरे को जो है सामने रखा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा छोटा स्टेट है, 10 लोकसभाएं आती है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि ये एक सीट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई प्रोफाइल हो चुकी है, यानी कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहेगी। और ना केवल हरियाणा की जनता की नजर बल्कि देश की अलग अलग राज्य जो कि एडजर्निंग राज्य हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं जिनके साथ जो है सीधा नाता हरियाणा रखता है, उन तमाम स्टेट्स की नजर भी करनाल लोकसभा सीट पर जो है और विधानसभा सीट पर बाय इलेक्शंस को लेकर जो है वो बनी रहेगी। बिल्कुल सही कहा विपिन आपने, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, दीपक का भी रुख कर लेते हैं। दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जो बात हम लोग अभी इसके पहले कर रहे थे, एक तो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जिस तरीके की गाइडलाइंस हैं इस बार, और खासतौर से चूंकि जब आप लोग लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी इस तरह की खबरें हम लोग देते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन कि यहां पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, बहुत सारे इस तरह के मामले हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि दर्ज भी होते हैं, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान भी लेता है, लेकिन बाद में उसमें क्या, ये एक बड़ा प्रश्न रहता है। इस बार बाकायदा पूरी एक एडवाइजरी है जो कि चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दी गई है, पॉलिटिकल पार्टीज को रिटर्न में दे दिया गया है कि आप अपने स्टार कैंपेनर्स को यह बता दें कि उनको इस दायरे में रहकर ही चुनाव करना या प्रचार करना है। कैसे इसको आप देखते हो और ये कितना इंश्योर कर पाएगा जिस तरह की स्थितियां हम लोग देखते थे ग्राउंड पे बनती थी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से लेकर? दीपक, देखिए, फिर से एक बार इस बात को जरूर ये बात कहना चाहेंगे कि आखिर ये जरूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी आवश्यकता भी थी और अब जरूरत है इसकी पालना भी हो। तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये बात है जो चुनाव आयोग ने स्पष्ट करी है कि इसकी जरूरत है और इसकी पालना भी की जाएगी। तमाम राजनीतिक दलों से ये कहा गया है कि उनको भी ध्यान रखना है कि जो उनके स्टार कैंपेनर जा रहे हैं, जो तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और आकर जाकर के प्रचार करेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखें वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से नियमों की कोई अनदेखी ना हो, पूरे नियमों की पालना हो। ये तमाम राजनीतिक दलों को भी इसका ध्यान रखना है, इसलिए उन्हीं को ही यह एडवाइजरी जो है वो दी गई है इस बात का ध्यान रखने के लिए। और बाकायदा किस तरीके की कार्रवाई की गई अवहेलना करने वालों का, ये भी पूरी जानकारी उनका कहना है कि लोगों तक पहुंचाई जाएगी ऑनलाइन तरीके से। इसको लेकर के सीधे तौर से निर्देशक कई बातों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। एक और बात रखी कि 4M का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से भाषा रहती है, पैसा रहेगा, यहाँ पर दुरुपयोग होता है, ये तमाम बातें भी यहाँ पर बातें रखी गई हैं। अलग अलग बातों को लेकर के यहाँ पर किस तरीके से मतदाताओं के लिए किस तरीके की सुविधाएं रहेंगी और उम्मीदवारों के लिए किस तरीके से उन्हें नियमों की पालना करनी है, तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। हमने देखा कि 85 वर्ष से जो ऊपर के मतदाता हैं वो अपने घर से भी मतदान कर सकते हैं। ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से अगर बात करें तो किस तरीके की परिस्थिति है, कहाँ का किस चरण में चुनाव है। और ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है और 4 जून को नतीजे स्पष्ट होंगे। एक और बात राजनीतिक दलों के लिए कहना चाहेंगे, हरियाणा की बात की जाए तो 29 अप्रैल से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 29 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि किस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया, किसने चुनाव लड़ना है, वो 6 मई तक अपना आवेदन कर सकता है, नामांकन भर सकता है। यानी कि अभी छठा चरण है, तो हरियाणा के लिए तो राजनीतिक दलों के पास अभी समय बहुत है। समय बहुत अगर कहें तो अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो क्योंकि छठा चरण है इसलिए थोड़ा समय है, क्योंकि तैयारियां तो पहले से थी, लेकिन जो उम्मीदवार के नामों को लेकर के लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही थी कि भाजपा के, कांग्रेस की, इन सबकी चुनाव समितियों की बैठक होनी है, उसमें अभी हरियाणा के लिए अगर बात करें तो 29 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक का समय है। 6 मई तक नामांकन जो है वो भरे जा सकते हैं, तो यानी कि पार्टियां अभी और समय मिला है डिस्कशन के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, आम आदमी पार्टी 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है, अन्य दल अपना कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग अगर बात करें मुद्दों को लेकर के, तमाम तैयारियों को लेकर के, चुनाव आयोग की तरफ से आज का यह दिन, चुनाव आयोग की तरफ से यह प्रेस वार्ता थी जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई।
नियमों को लेकर के चर्चा की गई, कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी, ये तमाम बातें यहाँ पर रखी गई है। मतदाताओं का आंकड़ा रखा गया है। यहाँ अगर बात करें तो इसको लेकर के अब ये इसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है। अब देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब तमाम लोगों को चुनाव मैदान में जो उम्मीदवार हैं, जो राजनीतिक दल है, उम्मीदवार मतलब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, जो राजनीतिक दल है, अब उनको चुनाव मैदान में उतरना है। आचार संहिता पूरे देश में अब लागू हो चुकी है। जी विपिन, चूंकि करनाल का हम लोग इसके पहले जिक्र कर रहे थे, आपने कहा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा। लोकसभा चुनावों के लिहाज से हम लोग देख रहे हैं तो इंडिया अलायंस बनाया गया है। अलायंस के तहत हम लोग देख रहे हैं लोकसभा चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ा जा रहा है। लेकिन अब जब बाई इलेक्शन में आप जाएंगे तो वहां कैंडिडेट विपक्ष का कौन होगा? क्या वो एक तरीके से इंडिया अलायंस के तहत होगा या वहां पर फिर कुछ दूसरी तरह की परिस्थितियां होंगी? क्या यह भी बड़ा दिलचस्प होने वाला है विपिन? देखिए, बेहद रोचक सवाल आपने पूछा, क्योंकि इस सवाल के जवाब के लिए अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो जहदोजहद करते नजर आएंगे। क्योंकि पार्टियों का जो अलायंस हुआ वो लोकसभा चुनावों के लिए एक सीट पर हुआ। अब विधानसभा की अगर बात करें, चाहे वो बाय इलेक्शन है, चाहे वो 6 महीने की सीट के लिए है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आप अलायंस के लिए चर्चा करेंगे या अलायंस के साथ जाने की बात करेंगे तो लाजमी सी बात है वो आगे के लिए आपके भविष्य को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता नजर आएगा। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इंडिया अलायंस की एक बार फिर से बातचीत होती है और दोनों पार्टियां क्या अलायंस में ही चुनाव विधानसभा का बाय इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे चांसेस बेहद कम लगते हैं आयुष, क्योंकि कांग्रेस की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, आम आदमी पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि विधानसभा का चुनाव जो है वो अलग अलग लड़ेंगे, यानी कि 90 की 90 विधानसभाओं पे लड़ेंगे। तो ऐसे में बाय इलेक्शंस को लेकर दोनों पार्टियों की स्ट्रैटेजी साफ होगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या दोनों कैंडिडेट जो है वो कुरुक्षेत्र में बाय इलेक्शन के लिए, करनाल में जो है वो बाय इलेक्शन के लिए उतारते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के लिए लोकसभा सीट के लिए इनका जो है वो समझौता जरूर हुआ, अलायंस जरूर हुआ है। लेकिन बाय इलेक्शंस के लिए डायरेक्ट तौर पर किसी ने अभी तक सीधे तौर पर यही बात कही है कि जो विधानसभा का चुनाव है वो जो है दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बिल्कुल ये जो दोनों इलेक्शंस एक साथ आए हैं, यानी कि बाय इलेक्शन और साथ ही साथ लोकसभा का जो इलेक्शन है एक ही फेज में है, एक ही तारीख को है, तो लाजमी सी बात है अब पार्टियों की जोर आजमाइश जो है वो ज्यादा होती नजर आई। क्योंकि बीजेपी के लिए एक चीज क्लियर है, बीजेपी के लिए लोकसभा का कैंडिडेट तय है और विधानसभा के लिए भी कैंडिडेट तय है, क्योंकि नायब सैनी जो कि इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके लिए ये सीट खाली की गई है, उनको इलेक्शन जो है वो लड़वाया जाएगा वहां से। तो ऐसी परिस्थिति में करनाल के लिए बीजेपी के लिए तो कैंडिडेट्स क्लियर हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीईसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो लाजमी सी बात है क्योंकि ना केवल छोटे स्टेट्स बल्कि तमाम स्टेट्स की अगर बात करें या देश की बात करें तो 2100 ऑब्जर्वर 2100 ऑब्जर्वर्स जो लगाए गए, पर्यवेक्षक जो लगाए गए हैं, लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं एक स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन हो उसको लेकर जो है सुनिश्चित करने के लिए ये जो है ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी रहेगी। और साथ ही साथ एक अपील तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से किया गया है कि हेट स्पीच ना करें, रिलीजियस कमेंट्स ना करें, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें, व्यक्तिगत जो है टिप्पणी ना करें, क्योंकि साथ ही साथ बशीर बद्र का एक शेर भी उन्होंने पढ़ा कि जल्दी जल्दी आना जाना तमाम पार्टियों में एक दूसरे का लगा रहता है। तो लाजमी सी बात है एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया है कि इलेक्शन जो है वो होता जरूर है, उसको कंटेस्ट भी करिए आप, लेकिन एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत जो है वो कहीं ना कहीं उन चीजों के बाद में जो एस्केलेशन होती है या परिस्थितियां खराब होती है इलेक्शन के दौरान, वो स्पीचेस से बचिए या उस तरह के कंटेंट से बचिए ताकि स्मूथ कंडक्ट जो है वो इलेक्शन का हो सके। जी बिल्कुल। महेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी करनाल से जुड़ गए, महेंद्र का भी रुख करेंगे। महेंद्र, करनाल की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, चूंकि बाई इलेक्शन भी होना है 25 तारीख को ही, छठे फेज में एक तो लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद हम देखेंगे कि उसी दिन वहां पर करनाल में बाई इलेक्शन के लिए भी वोट करा जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे इसको करनाल के लिहाज से आप? देखिए, इस बार के चुनाव की बात की जाए तो करनाल के लिए, लोकसभा की बात की जाए तो वो भी लोकसभा चुनाव करनाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व सीएम मनोहर लाल यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी है। और इसके साथ साथ जो जिस तरह से उपचुनाव करनाल विधानसभा की सीट पर होगा, उस पर ये तय है कि हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो यहाँ से चुनावी मैदान में होंगे। तो ऐसे में प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की सबसे हॉट सीट जो है वो करनाल ही रहने वाली है इन चुनावों में। जिस तरह से पहले बीजेपी अपने प्रत्याशी दोनों घोषित कर चुकी है, उसके बाद
कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से प्रत्याशी उतारेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये जो घोषणा हुई है कि 25 मई को यहाँ पर चुनाव होंगे और 29 अप्रैल से जो है नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी और ये 6 मई तक जो है नॉमिनेशन दाखिल कर पाएंगे। तो अभी बड़ा अच्छा समय जो है यहाँ पर जो चुनावी पार्टियां हैं उनको मिलेगा, क्योंकि छठे चरण में यहाँ पर चुनाव होंगे हरियाणा में। तो अभी काफी लंबा समय पड़ा है। हालांकि करनाल के लोगों को चुनाव परिणाम का इंतजार करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 4 जून को जिस तरह से घोषणा हो जाएगी परिणामों की, तो ऐसे में करनाल सीट की बात करें तो यहाँ जो है मुख्य जो कहे कि चुनाव का जो हॉट सीट है वो करनाल सीट रहने वाली है जी। लेकिन महेंद्र, एक चीज जरा ये बताएं कि विपक्ष की ओर से, क्योंकि बाई इलेक्शन जो होना है खासतौर से विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प वहां पर हो गया। एक तरफ तो मुख्यमंत्री रहेंगे, मौजूदा मुख्यमंत्री वहां पर, दूसरी तरफ अपोजिशन को लेकर के चर्चा क्या है वहां पर? क्या कुछ सुगबुगाहट है राजनीतिक तौर पर महेंद्र? जी देखिए, बात करें जिस तरह से इंडी गठबंधन की, तो पहले ही उनके नेताओं की तरफ से खासकर हरियाणा को लेकर बयान दिया गया था, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो। तो एक ही बयान दिया गया था कि उनका जो गठबंधन है, उनका जो अलायंस है वो सिर्फ लोकसभा चुनावों को लेकर है। विधानसभा के लिए अभी कुछ भी दोनों पार्टियों की तरफ से कुछ तय नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से ये इस चुनाव के समीकरण जो बने हैं उसके बाद दोनों पार्टियां क्या रुख रखती है, क्या उपचुनाव में भी इस तरह का गठबंधन जारी रहेगा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों ही अपने अपने कैंडिडेट्स जो है उतारेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही है कि जिस तरह से अलायंस इन चुनावों के लिए हुआ, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक ही साझा उम्मीदवार जो है इन चुनाव में उतारा जा सकता है। इसी तरह की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही कि यहाँ से जो है जो जिम्मेवारी मिलेगी उपचुनाव की विधानसभा की, वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस को ही यहाँ से अपना उम्मीदवार जो है उतारने का अवसर मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो अपना जो सारा फोकस है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा पर करना चाहेगी, क्योंकि उसी चरण में चुनाव है विधानसभा का और उसी दिन वोटिंग होनी है विधानसभा की। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो अपनी एकमात्र सीट जहां पर वो कंटेस्ट कर रही है वहीं पर अपना फोकस रखना चाहेगी जी। ठीक है विपिन, यूथ वोटर्स जो है जिसकी चर्चा चुनाव आयोग ने भी की है, जो नई संख्या में काफी ज्यादा हमको दिख रहा है जुड़ा हुआ, इसको कितना महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मानते हैं? और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि चुनाव आयोग की ओर से कही गई थी कि बहुत सारे इस तरह के लोगों को देखा गया है कि पोलिंग स्टेशन उनके घर के नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। उस पर भी विशेष फोकस रहेगा इस बार चुनाव आयोग का और उसके लिए भी व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। ये दो जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही चुनाव आयोग की ओर से आज, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे? देखिए आयुष, दृढ़ और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि हर आदमी जिसका वोट बना हुआ है या जिसको वोट करने का अधिकार है वो वोट कास्ट करे। और जिस तरह से आपने यूथ की बात करी, जिस तरह से मैंने आपको आंकड़ा बताया, 85 लाख के करीब जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स युवतियां हैं और 1 करोड़ से ज्यादा के वोटर अगर बात करें कुल संख्या में। और ये तमाम जो एक इम्पैक्ट है, क्योंकि यूथ जो शब्द है वो हिंदी में अगर आप पढ़ें तो वो युवा बनता है और युवा को अगर आप उल्टा करें तो वायु वेग के साथ बहती है। तो लाजमी सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो चुनावों की परिस्थिति में बेहद ज्यादा हो जाता है। और इलेक्शन कमीशन को ये लाजमी सी बात है कि इस बात को लेकर इंश्योरिटी करनी होगी कि एक जो डिसइंटरेस्ट दिखाया जाता है, क्योंकि अमूमन जो युवा है या बच्चा है जब वो उस परिस्थिति या उस उम्र में जाता है जब उसको वोट उसका बनने की उम्र होती है या बनने के लिए जो है जाना, वो वोट बनाने के लिए आगे प्रक्रिया को अपनाता है, तो लाजमी सी बात है आपके घर का जो इम्पैक्ट है या घर पर जो बात होती है वो काफी आपको जो है वो इम्पैक्ट करती है। और यही कारण है कि जो डिसइंटरेस्ट दिखाया जाता है, चाहे वो अभिभावक हो या आपके आसपास के रिश्तेदार हो कि नहीं चलिए वोट करने से क्या होगा, इस तरह की जो बातें रहती है उसी को जो है यूथ अडॉप्ट करता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाजमी सी बात है कि जागरूकता के साथ जो है युवाओं को किस तरह से उसकी सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है, वोट परसेंटाइल किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। और कोशिश ये रहे कि अगर 85 लाख युवतियां और बाकी के युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी अगर कंट्रीब्यूशन इस तरह से बनता है कि वो 100% वोट कास्ट हो, तो लाजमी सी बात है कि इंपैक्ट जो है वो अपने वोट के माध्यम से जो है वो युवा दिखा सकता है। ना केवल युवा बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जिस व्यक्ति का वोट बना है, जिसके पास अधिकार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यहां तक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है वो दिव्यांग है, यानी कि किसी परिस्थिति के चलते वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकता, तो उसके घर पर जाकर जो है वोट कास्ट कराया जा रहा है।
तो लाजमी सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकतंत्र के इस हवन के लिए कितना सजग है। तो ऐसे में लोगों की सहभागिता जो है बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आता है। और आप जब डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करते हैं तो आपका वोट, एक वोट जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है कई बार पैदा कर देता है। तो आप जरूर, अगर आपका चाहे कोई भी फेज है, क्योंकि हम हरियाणा की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 7 फेज में चुनाव है, तो 1 से लेकर 7 फेज के जो चुनाव हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा भी यही अपील तमाम लोगों से करता है, युवाओं से करता है कि आप घरों से निकलिए और अपने अपने जो तय तिथि है, जिस दिन आपकी पोलिंग है या जिस दिन आपके लिए वोट कास्ट होंगे, आप जाइए, घरों से बाहर निकलिए और पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट जरूर कास्ट करिए। नहीं, बिल्कुल विपिन, आप ये सही बात कह रहे हैं। और आज चुनाव आयोग की ओर से भी अंतिम में बिल्कुल यही कहा भी गया कि भाई जो मीडिया बंधु हैं उनसे भी उन्होंने ये अपील करते हुए कहा कि ये एक तरीके से आप लोगों को भी इंश्योर करना है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर करें। अब देखिए कुछ अहम बातें हैं जो कि बता देते हैं। चुनावी शेड्यूल थोड़ा सा दर्शक समझ लें। अधिसूचना देखिए 29 अप्रैल को जारी होगी, नामांकन होगा 6 मई को, छंटनी 7 मई को होगी, नाम वापसी जो होगी वो 9 मई को, वोटिंग जो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 25 मई को होनी है और नतीजे 4 जून को आएंगे। ये हरियाणा का जो चुनावी शेड्यूल है वो आपको बता रहे हैं। तो छठा फेज रहेगा हरियाणा में, जब 25 तारीख को वोट होना है, 4 जून को नतीजे। लेकिन उसके पहले देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी। अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी हो जाएगी, नामांकन आप 6 मई को कर सकते हैं, छंटनी 7 मई को होनी है और नाम वापसी 9 मई और वोटिंग 25 मई, नतीजे 4 जून को आएंगे। तो ये हरियाणा का जो चुनावी शेड्यूल है वो आपको बता रहे हैं। और अब संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय का भी सीधे रुख कर लेते हैं। संजय, इंतजार हो रहा था चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तस्वीर बिल्कुल साफ है, छठे फेज में हरियाणा में चुनाव होने हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल है उनको इंतजार था आज के दिन का, और आज चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस वार्ता कर, यानी कि पूरे देश की मैं बात करूं, तमाम जो राज्य हैं उनकी जो डेट है वो निर्धारित कर दी। और ऐसे में कहीं ना कहीं खासतौर पे मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में छठे फेज में जो है वो चुनाव होना है और यानी कि 29 अप्रैल से जो ये पूरी प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो शुरू होगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा की बात करूं तो भाजपा अभी तक जो 6 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो अभी तक क्लियर कर चुकी है, लेकिन अभी भी 4 ऐसे उम्मीदवार है जिनका नाम अनाउंस करना बाकी है। तो वहीं पर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में गठबंधन है लोकसभा को लेकर। ऐसे में अंबाला, हम बात करें कुरुक्षेत्र सीट पर जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, उनका नाम पहले ही कर दिया। अभी भी 9 लोकसभा पर अभी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बाकी है। और लेकिन जिस तरीके से छठे चरण में अब हरियाणा का चुनाव तो जाहिर सी बात है और लाजमी, ऐसे में जिस तरीके से नए वोटरों की बात करूं तो देश भर में करीबन 1 करोड़ 82 लाख के करीब जो नए वोटर हैं उसमें हम बात करें करीबन 82 लाख के करीब जो है फीमेल जो वोटर है वो जुड़े हैं और करीबन 1 करोड़ के करीब जो है युवा यानी कि यूथ उसमें वोट करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है और ऐसे में इंडिया न्यूज भी लगातार तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि अपने यानी कि अलग अलग प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो अपनी तय तिथि पर घर से बाहर निकलें और अपना जो मत है उसका प्रयोग करें अपने शहर के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब इंतजार है तो हरियाणा में मात्र अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने कैंडिडेट की कहीं ना कहीं घोषणा का इंतजार है लोगों को। और ऐसे में छठे चरण में चुनाव है तो हम बात करें 29 अप्रैल को नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 25 मई को जो है मतदान केंद्र पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ से ज्यादा जो पुलिस की तैनाती की जाएगी, सुरक्षा के मद्देनजर वो की जाएगी। और इसी के साथ साथ अब बात करें तो इलेक्शन विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी भी जो ड्यूटी है वो निर्धारित कर ली गई। और खासतौर पे मैं गुरुग्राम लोकसभा की बात करूं तो 2019 की बात करें तो 19 के अंदर करीबन 21 लाख करीब जो वोटर थे उन्होंने अपना जो है मत का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो बढ़कर 24 लाख से अधिक हो गया, यानी कि 3,50,000 से अधिक जो वोटर है गुरुग्राम लोकसभा के अंदर वो नए जुड़े हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल संजय, और ये जो नए यूथ वोटर्स हैं ये बड़े डिसाइसिव रहते हैं और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां भी अब इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मोटिवेट करने की भी कोशिश करती हैं। और अब देखना यह है कि इस बार ये जो यूथ है ये कितना डिसाइसिव रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, न्यूज रूम का भी रुख कर लेते हैं। सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। अतुल, करनाल को लेकर के लगातार चर्चा है और क्या हम लोग ये मान के चलें कि हरियाणा के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करनाल की सीट रहने वाली है, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बतौर सांसद वहां चुनावी मैदान में हमको देखेंगे, तो एक वर्तमान मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन में अब जा रहे हैं। कैसे इसको आप देखते हैं?
के स्वाभाविक है आयुष, और जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक पूर्व मुख्यमंत्री वो भी चुनाव में है, लोकसभा के चुनाव में है, और एक वर्तमान मुख्यमंत्री जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर है, लेकिन उनको भी उपचुनाव में जाना होगा। तो बड़ा रोचक मुकाबला होगा। अब 10 की 10 सीटों पर लोकसभा का मुकाबला तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री चुनावी समर में होंगे तो वो भी अपने आप में बड़ा एक रोचक मुकाबला होगा, और उस पर तमाम पार्टियां अपने कौन से कैंडिडेट उतारती हैं। क्योंकि आप इसको समझिए कि राजनीति कैसी है कि भाई एक बड़ा बदलाव किया बीजेपी ने, वहां पर अपने सांसद को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया, उनको बिठा दिया, लेकिन उसके बाद अब जब वो चुनाव में जाएंगे तो कोई पार्टी नहीं चाहेगी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ, वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि हर हाल में कम से कम वहां पर वो जीत जरूर दर्ज करे। वो अलग विषय है कि जनता ही सब कुछ तय करती है, और जो लोकसभा का चुनाव होगा उसका जो रुझान हम देखेंगे, जिस तरीके का उत्साह हम देखेंगे अलग अलग फेजेज में, तो जब छठवें फेज तक हम पहुंचेंगे तब आपको बहुत मोटा मोटा एक आकलन हो जाता है कि असल में मिजाज क्या है वोटर का, देश के अलग अलग हिस्से का, अलग अलग राज्यों का, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो वहां पर मुकाबला रोचक होगा। अगर मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीधे मैं उनका रुख कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मूलचंद शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। अब इंतजार हो रहा था 7 चरणों में चुनाव का, छठे फेज में हरियाणा में वोटिंग होनी है 25 तारीख को, कैसे इसको आप देखते हैं? बिल्कुल अतुल जी, सबसे बड़ा पर्व है हमारा, और दुनिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया का सबसे बड़ा वोट करने वाला देश है। और चुनाव आयोग ने डेट की घोषणा की है कि हरियाणा में 25 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को गिनती होगी। और मैं मानता हूं कि हरियाणा में 10 की 10 हम सीट जीतेंगे, और जीत 10 नहीं होगी, बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और ऐतिहासिक जीत के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों को कहा 400 पार जी, उस 400 पार को, तो नारे को साकार करेंगे लोग। आम व्यक्ति चाहता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, सारी दुनिया में हम सब लोगों को जो सम्मान बढ़ा है, जो सम्मान दिया गया है, हर क्षेत्र में जितने विकास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जितने काम हुए हैं, जिस हरियाणा में भ्रष्टाचार की जंजीर को खात्मा करने का काम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करने का काम किया, इसलिए बहुत बड़ी जीत होने वाली है। आम व्यक्ति की जीत होगी, देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी जीत देने वाली है। जी जी, मूलचंद शर्मा जी, आज एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, क्योंकि बाई इलेक्शन का भी ऐलान किया गया कि करनाल जो सीट है वहां पर 25 तारीख को ही बाई इलेक्शन भी होना है। इसको कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं पॉलिटिकल लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे महत्वपूर्ण क्या है कि 2 दिन पहले एग्जाम हुआ हो और उसके बाद डेट डिक्लेयर हो। मुख्यमंत्री जी अभी उनको शपथ मिली है, और मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है, और जीत बहुत बड़ी होने वाली है, लोकसभा में भी और विधानसभा में, दोनों जीत बहुत बड़ी होंगी। जो इतना काम हरियाणा के इतिहास में हुआ, कभी कल्पना में नहीं थी लोगों ने, कि लोगों में कभी भरोसा विश्वास नहीं है सरकार लोगों की नहीं, आम व्यक्ति की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। इससे लोगों को भरोसा है, विश्वास है, इससे बड़ी जीत होने वाली है। मूलचंद शर्मा जी, ठीक है, आप लोग अपनी जीत को लेकर के बड़ा आश्वस्त हैं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, आप लोग कहते भी हैं कि आप 10 के 10 लोकसभा जीतेंगे। इसके अलावा अभी बाई इलेक्शन में भी आप ये दावा कर रहे हैं कि वहां से भी आप लोग बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ जो हमको दिखता है, तो इंडिया अलायंस जो बनाया गया, जिसके तहत हम लोगों ने देखा कि उन्होंने सीट शेयरिंग भी करी, एक कैंडिडेट भी उन्होंने अपना उतार दिया वहां पर, और उसके बाद अब कोशिश ये होगी, क्योंकि जो बाई इलेक्शन होगा करनाल में, वहां पर भी ये अलायंस के तहत या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्कंफर्ट आप लोगों के लिए बना सके वहां पर। क्या इसको एक बड़ा चैलेंज नहीं मानते मूलचंद शर्मा जी आप? देखो, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है और बहुत बड़ी पार्टी रही है, बहुत लंबे समय राज किया है। उसकी हालत ये होगी, आज गठबंधन की जरूरत होगी। लोग नहीं चाहते गठबंधन को, लोगों को पता, जिस तरह से देश को प्रदेश को ठगा गया गठबंधन के नाम से, लोग चाहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं, साफ सुथरी सरकार चाहते हैं। गठबंधन की सरकार पूरी नहीं चल पाती, कभी 2 साल करता है, कोई 2.5 साल करता है, कोई 3 साल करता है। तो इस तरह की ना देश में चाहते ना प्रदेश चाहते। पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और उनको चाहते कि विकास हो रहा है, विकास की गति है। मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल के दिखाए हुए रास्ते पर
सरकार काम में लगी हुई है। तो मेरा ही मानना है कि इस तरह के जो गठबंधन है, ये ठगबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ के गठबंधन है। आम व्यक्ति चाहता है कि सरकार के साथ काम करना चाहता है। मूलचंद शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। अतुल, ओवर टू यू। मूलचंद जी, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी रही है, लेकिन अभी जिस दौर में है, जिस अलायंस के साथ वो हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लगता है कि जो उनका दावा है और दावों के बीच में उनके जो अपने अपने बयान हैं, क्योंकि कल ही कैप्टन साहब ने जो बयान दिया वो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि अगर सर्वे के आधार पर नहीं हुआ, अगर मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दिया गया तो हम क्या होंगे आप समझ लीजिए, और अगर इस आधार पर दिया गया तो भी हम 4 से 5 सीटें जीत पाएंगे। उस दावे में कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई देती है बीजेपी के लिए? अतुल प्रताप जी, मैं आपके माध्यम से एक ही जानकारी देना चाहता हूं। कांग्रेस जितनी बड़ी थी उतनी हालत इसकी खराब है। कोई व्यक्ति क्या बयान देता है, कोई रेवाड़ी से देता है, कोई अंबाला से देता है, कोई रोहतक से देता है, कोई यानी से देता है। इस पार्टी की बहुत बुरी हालत है। ये पार्टी ना, ये एक परिवार की पार्टी है, प्रदेश में एक परिवार की पार्टी है, देश में एक परिवार की पार्टी है। ये आम व्यक्ति 140 करोड़ की पार्टी नहीं है। ये आम व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता। कैप्टन साहब को अपनी बात रखनी पड़ी। उनकी बात मानने वाला कौन है? सुनने वाला उनकी बात नहीं है। तो इसलिए क्या भारतीय जनता पार्टी सबकी बात सुनती है और सबकी बात सुनने के बाद आगे काम करते। ठीक कहा। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की जिस तरह की हालत आज पूरे प्रदेश और देश में है, ये कभी कल्पना में नहीं थी इस तरह के हालात इनके होंगे। और ये मान के चलिए कि कांग्रेस के तो कोई टिकट लेने वाला नहीं है। आदमी भाग रहे हैं और कांग्रेस में कोई आदमी कह रहे भाई मैं नहीं लूंगा, आप लिए। कोई आदमी आप देखिए इनके टिकट लेने वाला नहीं। इनकी हालत कितनी खराब है। जीतने की बात करते हैं, हालत बहुत पतली है। मूलचंद जी, जो अभी इस वक्त हमने थोड़े दिन पहले कुछ इस हफ्ते के अंदर जो बदलाव देखा, बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला किया, चेहरा भी बदला गया, तो उसको लेकर विपक्ष बड़ा हमलावर हो गया। अब चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है, हमले रहेंगे, लेकिन उसमें भी जो मर्यादा है उसको बरकरार भी रखनी है। लेकिन वहां पर रणनीतिक तौर पर आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी ने जो बदलाव किया उसका कितना व्यापक असर आएगा? मेरा मानना है कि हर आदमी का अधिकार है चुनाव लड़ना, लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, और संगठन तय करता है कौन व्यक्ति कहां चुनाव लड़ने के योग्य है। अब प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अब करनाल से, अशोक तंवर जी सिरसा से, के बंतो कटारिया जी अम्बाला से, नई 3 प्रत्याशी मैदान में। और मैं मानना चाहूंगा जो जिसका उपयोग जहां होता वहीं करते हैं। ये पार्टी कैंडिडेट को थोपते नहीं है। जहां जिस व्यक्ति का उपयोग है, जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन के लिए काम करता है और जिससे पार्टी काम लेना चाहती है, उनका उपयोग करती है। और मैं मानकर इनके कहना, विपक्ष का आरोप लगाना, इससे कोई हल नहीं है। इनका कोई प्रत्याशी नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं। और जिस तरह से हालात में देश और प्रदेश में इनके समय में जिस तरह के हालात पैदा हुए, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अपने से बाहर नहीं निकले, आम व्यक्ति को अपना हरियाणा का आदमी नहीं माना। तो मेरा मानना कि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। बहुत बड़ी जीत होने वाली है। बयान के अलावा इन पर कोई है नहीं। आज इन पे संगठन नाम की चीज नहीं, जिलाध्यक्ष इनके पास नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो 4 इनके पास है, जिले का अध्यक्ष इन पे नहीं है। आज इनके नीचे तक ब्लॉक लेवल तक नहीं है। ये हालत इनकी है। जीतने की तो बात छोड़िए, संगठन तक सीमित नहीं है। भी हालत इतनी खराब। मूलचंद जी, जजपा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों ने सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई, और उसके बाद आप लोगों की तरफ से बदलाव जब किया गया तो अब वो एक इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर मैदान में, और वो भी कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में 10 की 10 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट खड़े कर देंगे और मजबूती से लड़ेंगे। नहीं, हर व्यक्ति मजबूती से साथ करता है। हर व्यक्ति मजबूती के साथ करता है। कैंडिडेट भी बढ़िया होते हैं, पर लोग तो वोट नहीं देना चाहते। लोग तो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, देश को देना चाहते हैं, देश के विकास को देना चाहते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षा के लिए वोट देना चाहते हैं। कैंडिडेट तो ठीक करेंगे, पर लोग वोट तो नहीं देना चाहते। कैसे कैंडिडेट क्या करेंगे? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी या दूसरे दलों के जो लोग हैं, सब बढ़िया लोग हैं, पर देश नहीं चाहता
कि किसी अपनी व्यक्ति को अपनी वोट को खराब करे। वो चाहता है कि हम वोट अपनी मोदी जी को देंगे, कमल पे देंगे, प्रदेश के विकास के, देश के विकास के, सारी दुनिया में सम्मान हो। मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया में सम्मान हुआ है और सम्मान के साथ बच्चे चाहे व्यापारिक क्षेत्र में है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, हम सबका सम्मान बढ़ा है। इससे लोग मोदी जी को वोट देना चाहते हैं और 10 की 10 बहुत बड़ी जीत होने वाली है। बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि देश की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए कोई भी पार्टी कितनी भी मजबूती से लड़े आयुष, लेकिन जीत होगी बीजेपी की। और ये सारे दावे हर पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जनता को करना होता है, जो कि इस वक्त जनता के ऊपर ही जाएगा कि वो किसके लिए अपना मूड बनाकर बैठे और मिजाज उनका क्या होगा, मुद्दे हरियाणा में क्या होंगे, राजनीतिक जो बदलाव किया गया आयुष उसका असर कितना आएगा, कितना उससे कुछ अगर नकारात्मक था तो उसमें बदलाव होगा, सकारात्मक तौर पर उसकी एक छाप आएगी। ये सारी चीजें चुनाव में देखने वाली होंगी आयुष। बिल्कुल सही अतुल, जो बात आप कह रहे हैं वही देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी बातें कहती रहेंगी, लेकिन अब आज चूंकि ये चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और अब यहां से आगे आप देखेंगे कि अब